नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी विश्व प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। कहानी का नाम है द डायमंड नेकलेस। यह कहानी एक ऐसी युवती की कहानी है जिसे झूठी चमक दमक शान बड़ा प्यारा है। वो जिस स्थिति में है उससे खुश नहीं है और उस झूठी चमक दमक और शान की खातिर कैसे वह अपने और अपने पति के जीवन के बहुमूल्य सुनहरे वर्षों को खाक में बदल देती है। और जब उसे सच्चाई का पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैथिल्ड बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक युवती थी, लेकिन वह उन खूबसूरत और आकर्षक युवतियों में से थी जो दुर्भाग्य की मारी रहती है। उसके माता पिता के पास दहेज देने के लिए ना पैसा रहता है और ना ही ऊंचे सपने और ना ही उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई साधन। ऐसा कोई नहीं था जो उसे समझ सकता, उसे सराह सकता, उससे प्रेम कर सकता। नितांत गरीब परिवार में जन्म लेने की वजह से उसका किसी अमीर अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से शादी करने का सपना सपना ही रह गया। उसकी शादी एक साधारण से ऑफिस में काम करने वाले एक अदना से क्लर्क से हो गई। जाहिर है कि क्लर्क के पास में वे सारे साधन तो होंगे नहीं जिनसे कि वो शान बान से रहती। साधारण से कपड़े ही उसे पहनने पड़ते। उसने सोचा था कि उसकी खूबसूरती के बल पर शायद वो किसी अमीर घर की बहू बन जाएगी, लेकिन उसके सपने सपने ही रहे। एक साधारण से क्लर्क की पत्नी बनने के बाद में वो अपने आप से बड़ी दुखी रहती, पति को भी नीचा दिखाने की कोशिश करती। वह मन ही मन हमेशा ये सोचा करती कि स्त्रियों की क्या कोई जाति होती है, ना ही कोई खास तरह का उनका तबका होता है, बल्कि एक स्त्री की सुंदरता और उसकी उसका आकर्षण रहता है और उसके जन्मजात स्वाभाविक लालित्य, चतुराई और उसकी सहज समझ, सुघड़ता, यही उसकी कुलीनता होती है जो कि साधारण लोगों की बच्चियों को भी अमीर परिवार की महिलाओं के बराबर का दर्जा दिला देती है। मन ही मन वो ये सब विचार करते हुए हमेशा दुखी रहती, क्योंकि वो हमेशा यही सोचती कि उसका जन्म तो हर प्रकार की सुख सुविधाओं और विलासिताओं को भोगने के लिए हुआ है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। उसके अपार्टमेंट की दुर्दशा, जर्जर दीवारें, टूटी फूटी कुर्सियां और पुराने गंदे पर्दों को देख देख कर वो हमेशा दुखी हुआ करती। वे सब चीजें किसी सुंदर स्त्री के नसीब में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, उसके नसीब में भगवान ने लिख दी थी। देख देख कर ये सब चीजें उसे बड़ा दुख होता, ये सारी चीजें उसे यातना देती, साथ साथ मन ही मन उसे क्रोध हो आता। लेकिन उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। उसने घर के काम करने के लिए एक नाटे अंग्रेज मजदूर को रख रखा था जो कि घर के सभी काम कर देता था। उसका पति उसे हर तरह से सुख देना चाहता था जो कि उसकी लिमिट में हो। लेकिन मैथिल जब जब उस नाटे से अंग्रेज मजदूर को देखती तो उसके मन में उसके प्रति वितृष्णा भर जाती, उसके प्रति एक नफरत का भाव उत्पन्न होता और वह फिर से निराशाजनक विचारों में डूब जाती। उसकी आंखों के सामने बड़ी बड़ी कोठियों के दृश्य घूमने लगते, जिसमें वर्दीधारी सेवक तक आराम कुर्सी पर हीटर की गर्म हवा का आनंद लेते हैं, जहाँ बड़े बड़े कमरों में सिल्क के पर्दे लटके रहते हैं, सजीला फर्नीचर रहता है और रहती है बहुमूल्य कलाकृतियाँ। फिर उसके दिमाग में ये भी आता कि कैसे वहाँ की स्त्रियाँ उनके अपने अपने कमरों में नरम मुलायम गद्दों पर आराम फरमाती हैं। उन विशाल कक्षों के बारे में सोचती जहाँ ये धनिक स्त्रियां अपने मित्रों और लोकप्रिय पुरुषों के साथ में देर रात तक बातचीत गपशप किया करती है, मनोविनोद से अपने आप को बहलाती हैं और कैसे वे उनकी सुंदरता की वजह से सभी पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तभी उसकी तंद्रा टूटी। मैथिल का पति घर वापस आ गया था। जब वह डिनर करने के लिए अपने पति के साथ पुराने से गंदे कवर वाली गोल मेज के पास बैठी तो उसके पति ने डोंगे का ढक्कन उठाए, खुशबू का आनंद लेते हुए बड़ी जादुई आवाज में उसकी तारीफ करते हुए बोला, ओह, आज की डिश तो वाकई बड़ी अच्छी लग रही है। पति की बात सुनकर अनसुनी करते हुए मैथिल फिर से अपने विचारों में खो गई, अपने सपनों में खो गई। ऐसे बड़े बड़े डाइनिंग हॉल जहाँ पे बेहतरीन और सुरुचिपूर्ण स्वादिष्ट व्यंजन चांदी के चमचमाती कटलरियों में सजाए गए हों, दीवार पर प्राचीन महान विभूतियों के पोर्ट्रेट लगे हों, बड़ी बड़ी टेपेस्ट्री लगी हो,
टेबल के आसपास बैठे हुए धीमी धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए गुलाबी मांस या मुर्गे के व्यंजनों को आनंद उठाते हुए धीमे धीमे रहस्यमय मुस्कानों के साथ में स्त्रियां और पुरुष बातें करते, शौर्य के किस्से सुनाते। जब पति ने दोबारा उसकी बनाई हुई डिश की तारीफ की तो वह अपने विचारों से फिर बाहर आई। उसने सोचा कि उसके पास तो ना तो ढंग के कपड़े ही हैं, ना ही गहने। गहना तो एक भी नहीं था उसके पास में, और जो चीज उसके पास थी नहीं, बस उसी चीज से उसे प्रेम था। जो चीज उसके पास में थी, इतना प्यार करने वाला पति जो उसके लिए हर चीज जो उससे संभव थी जुटाने की कोशिश करता, उस पति की तक उसे कद्र नहीं थी। जो चीज उसके पास में नहीं थी उसी के लिए वो दीवानी थी। वह चाहती थी कि वह अच्छी दिखाई दे। दिखने में तो वो अच्छी थी ही, लेकिन वो चाहती थी कि वो ऐसे कपड़े पहने, ऐसे गहने पहने कि आसपास की सभी स्त्रियां उससे ईर्ष्या करे, पुरुष उसे चाहे और उससे प्रणय निवेदन करे। उसके पति ने जब उसकी स्थिति देखी तो उसने अपना डिनर जल्दी जल्दी निपटाया और आराम करने के लिए लेट गया। मैथिल की एक दोस्त थी, कॉन्वेंट स्कूल की उसकी सहपाठिनी। वह काफी संपन्न थी, लेकिन मैथिल को अपनी सहेली के घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी वह उसके घर से लौटती तो उसे बहुत पीड़ा होती। क्यों होती? क्योंकि उसके घर से लौटती तो मन ही मन मैथिल अपने घर की तुलना अपनी सहेली के घर से करने लगती। एक शाम मैथिल का पति उत्साह से भरा हुआ अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर घर आया। उसने चिहुकते हुए मैथिल से कहा, देखो मैथिल, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने जल्दी से रैपर खोला। मैथिल ने देखा कि अंदर एक प्रिंटेड कार्ड था, जो कि उसके पति के बॉस की पत्नी की तरफ से इन लोगों को भेजा गया था, जिसमें लिखा था, मैडम जॉर्ज रिपन अपने आवास पर 18 जनवरी सोमवार की शाम को आयोजित समारोह में श्रीमान और श्रीमती लॉयजेल को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हैं। लिफाफा का मजमून पढ़ने के बाद में खुश होने के बजाय मैथिल ने अपने पति के उम्मीद के विपरीत तिरस्कार से उस आमंत्रण पत्र को मेज पर पटक दिया और बड़बड़ाई, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने सोचा तुम बहुत खुश होगी ये निमंत्रण पत्र देखकर, क्योंकि तुम कभी बाहर जाती नहीं हो और ये एक बड़ा अच्छा मौका है। बड़े मुश्किल से मैंने इस निमंत्रण पत्र को हासिल किया है। कुछ लोगों को ही मिल पाया है ये। उनमें से एक खुशनसीब मैं भी हूँ। सारे अफसर वहां होंगे। मैथिल ने खींचते हुए उसकी तरफ देखा और बड़े दुख और नफरत के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह की पोशाक में, इस तरह के कपड़ों में वहां जाऊंगी? उसके पति ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वह हकलाते हुए बोला, क्यों? जो पोशाक तुम थिएटर पहनकर जाती हो वो तो बड़ी अच्छी पोशाक है। कितनी अच्छी ड्रेस है वो, तुम पर बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मैथिल ने सुबकना शुरू कर दिया था। अपनी पत्नी को इस तरह से रोते हुए देखकर उसका पति हताश और रुआंसा हो गया। वो बड़ा हैरान था। उसकी आंखों के कोर भी भीग गए। उसके दो बेशकीमती आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। वह उससे बोला, अरे डियर, क्या बात है, बोलो तो, आखिर बात क्या है? मैथिल ने तुरंत ही अपने दुख पर काबू पाया, अपने गीले गालों को भी पोंछ लिया। फिर धीरे से बोली, कुछ नहीं डियर, बस मेरे पास कोई ढंग के कपड़े हैं नहीं, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहती। यह आमंत्रण तुम अपने किसी और साथी को दे दो, जिसकी पत्नी के पास पहनने के लिए अच्छे ड्रेसेस हो। पत्नी की निराशा भरी बात सुनकर पति बोला, मैथिल, अच्छा देखो, हम देखते हैं एक ठीक सा ड्रेस में कितने पैसे लगेंगे जो दूसरे मौकों पर भी काम आ जाए, बताओ तो। मैथिल थोड़ी देर तक विचार करती रही कि कितनी राशि अपने पति को बताए, जिसे सुनकर उसका मितव्ययी पति घबरा कर तुरंत ही इनकार न कर दे। आखिरकार उसने झिझकते हुए कहा, वैसे ठीक ठाक तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 500-600 फ्रैंक में आ जाना चाहिए। पत्नी के मुख से 500-600 फ्रैंक की बात सुनकर पति का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि करीब इतनी ही राशि उसने एक बंदूक खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचा बचा कर जमा करके रखी थी, ताकि वह अगली गर्मियों में नैन्टे के मैदान में दोस्तों के साथ शिकार पार्टी में शामिल हो सके, जहां वे रविवार को लार्क पक्षियों का शिकार करने जाते थे। लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबाते हुए और पत्नी को खुश करने के लिए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे सकता हूँ। तुम एक बढ़िया सी ड्रेस खरीद लेना। बॉल डांस का दिन करीब आ रहा था और अभी भी श्रीमती मैथल लुइसेल उदास, चिंतित और बेचैन लग रही थी। हालांकि उसकी ड्रेस तो तैयार थी। एक शाम उसके पति ने उससे कहा,
क्या बात है, तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया ड्रेस खरीद ली गई है, इसके बाद भी तुम काफी परेशान हो? मैथिल उससे बोली, अरे हाँ, ड्रेस तो खरीद ली गई है, लेकिन मेरे पास में कोई जेवर नहीं है, ना ही कोई कीमती जड़ाऊ सेठ ही है। हम तो वहाँ एकदम दरिद्र से दिखेंगे। अच्छा तो यही होगा कि हम वहाँ नहीं जाए। उसका पति उसे खुश करते हुए बोला, अरे मैथिल डियर, तुम तो खुद इतनी खूबसूरत हो, तुम कुदरती फूलों से अपना श्रृंगार कर लेना। कुदरती फूलों का उपयोग बड़ा फैशनेबल लगेगा और 10 फ्रैंक में 2 या 3 शानदार गुलाब आ जाएंगे। पति की बातों से वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने सोचा कि उन अभिजात्य वैभवशाली स्त्रियों के बीच में अपनी दरिद्रता दिखाने से अधिक अपमानजनक तो कुछ भी नहीं होगा। वो बोली, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। कुछ सोचते हुए अकस्मात ही उसके पति के दिमाग में एक बात आई और वह हर्षातिरेक से चिल्लाया, अरे मैथिल, तुम कितनी बेवकूफ हो। अरे, तुम अपने मिसेस फॉरेस्टियर के पास जाओ और उससे कुछ गहने उधार ले लो। तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, वो तुम्हें कभी मना नहीं करेगी। पति की बात सुनते ही मैथिल भी हर्षातिरेक से चिहुक उठी। ओह हाँ, दैट्स राइट, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगले दिन शाम को वह अपने दोस्त के घर गई और अपनी बात सुनाई। उसकी सहेली श्रीमती फॉरेस्टियर बड़ी उदार थी। उसने अपनी अलमारी खोली और बोली, लो देखो, इन गहनों में से तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो। मैथिल ने उसके सारे गहने देखे। पहले कुछ कंगन देखे, फिर मोतियों की हार देखे, फिर वेनिस का क्रॉस भी देखा, बढ़िया कारीगरी की कीमती स्टोन भी देखे। उन्हें आईने के सामने खुद के गले से लगाकर देखा भी। हिचकिचाते हुए वो कोई अंतिम फैसला ही नहीं कर पाई थी। बस वो मिसेस फॉरेस्टियर से पूछती रही, तुम्हारे पास कुछ और भी गहने हैं क्या? हाँ है तो, फॉरेस्टियर बोली, इन्हें देखो। मैं तुम्हारी पसंद के बारे में नहीं जानती कि तुम्हें किस तरह के गहने पसंद है। फिर अचानक ही उसने उसे एक काले रंग के सैटिन के बॉक्स में रखा हुआ हीरे का एक हार दिखाया। हीरे का हार बड़ा शानदार दिखाई दे रहा था। हीरे का हार देखते ही उसने हिचकिचाते हुए पूछा, फॉरेस्टियर, क्या तुम ये हार मुझे उधार दे सकती हो? सिर्फ यही, फॉरेस्टियर बोली, वाई नॉट, श्योर, ले जाओ। मैथिल ने अत्यंत खुश होकर अपनी सहेली के गाल चूम लिए। फिर वो उस अमूल्य निधि को लेकर अपने घर चली आई। आखिरकार बॉल डांस का दिन आया। वहां उपस्थित सभी महिलाओं के बीच मिसेस मैथिल लॉयसेल बड़ी शालीन, बड़ी प्यारी, मुस्कुराती हुई, अपने ही आनंद में झूमती हुई सबसे सुंदर लग रही थी। सभी पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे, उससे पहचान बढ़ाना चाह रहे थे, उसके साथ बॉल डांस भी करना चाह रहे थे। यहाँ तक कि मंत्री महोदय का ध्यान भी उसकी ओर गया था। मैथिल उस रात अपनी खूबसूरती के नशे में चूर पूरे उत्साह के साथ, खूब खुशी से और जुनून के साथ खूब नाची। सब कुछ भूल गई। बस उसे याद था तो अपने खूबसूरती का विजय उल्लास। वह अपनी सफलता पर बड़ी खुश थी। काफी देर तक वह इस पुरुष के बाहों से उस पुरुष के बाहों में जा जाकर बॉल डांस करती रही और पार्टी का आनंद उठाती रही। उसने आसपास देखा, कहीं भी उसका पति दिखाई नहीं दे रहा था। वह सुबह के 4 बजे बाहर आई। उसने देखा कि आधी रात से 3 सज्जनों, जिनकी पत्नियां भी बॉल डांस का आनंद ले रही थी, एक छोटे से सुनसान से गलियारे में सो रहे थे। मैथिल ने अपने पति को जगाया। पति ने जागकर उससे पूछा, आ गई तुम बाहर? ये कहते हुए उसने मैथिल के कंधों पर शॉल रख दी, जिसे वह अपने साथ लाया था, जिससे कि वह मैथिल को ठंड से बचा सके। वो एक साधारण सी ही शॉल थी और वह शॉल उसकी कीमती ड्रेस से बिल्कुल भी मैचिंग नहीं कर रही थी। इस बात का ख्याल आते ही उसने वह शॉल तुरंत ही पति के हाथ में वापस दे दी। वह चाहती थी कि दूसरी अमीर स्त्रियां उस शॉल को उड़े हुए उसकी तरफ न देखें, क्योंकि वे सब स्त्रियां बड़े महंगे शॉल और फर के कोट पहने हुए थी। वो नहीं चाहती थी कि वह इस पुराने से शॉल को ओढ़ के उन्हें दिखाई दे। उसका पति बोला, मैथिल, थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम बाहर ऐसे ही चले आई तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये शॉल क्यों नहीं ओढ़ लेती? मैथिल बोली, नहीं, अभी रुको। ठीक है, तुम यहीं रुको अंदर, मैं जाकर एक कैब का इंतजाम करता हूँ। पर मैथिल ने अपने पति की बात को नहीं सुना। वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर बाहर सड़क पर आ गई, लेकिन वहां देखा तो कोई भी वाहन नहीं था। वहां खड़े रहकर वे दूर से निकलते हुए हर वाहन को आवाज दे रहे थे। आखिर वे पैदल पैदल सीन नदी की ओर बढ़े। हताश और ठंड से सिकुड़ते हुए वे चलते जा रहे थे।
थोड़ा आगे चलने पर उन्हें रात में चलने वाली पुरानी खटारा बग्गी मिल गई। ऐसी बग्गियां पेरिस में आधी रात के बाद ही दिखाई देती हैं। उस बग्गी ने उन्हें शहीद चौक तक छोड़ दिया। वे फिर वैसे ही उदासी ओढ़े अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़े। श्रीमती लॉयसेल के लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था, लेकिन उस समारोह की याद उसके मन में हमेशा के लिए बस गई थी। उसका पति ये सोच रहा था कि अब सुबह के 4 तो वहीं बज गए थे, घर पहुंचते पहुंचते 5 बज चुके हैं। उसे तो सुबह 10 बजे ऑफिस में भी पहुंचना था। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, सोना चाहता था वह। मैथिल ने आईने के सामने खड़े होकर एक बार फिर भरपूर नजर अपने सुंदर चेहरे पर, अपने बढ़िया ड्रेस पर डाली। फिर उसने अपनी शॉल हटा दी कंधों से, जिससे कि वह अपने सजधज को, अपने रूप लावण्य को फिर से निहार सके। लेकिन यकायक ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसके गले में हार नहीं था। मेरा हार! उसका पति अपने कपड़े बदल रहा था। उसने पूछा, क्या बात है? वह पागल सी उसकी ओर दौड़ी और बोली, सुनो, अरे मिसेस फॉरेस्टर का हार जो मैंने पहना था वो गुम गया है, वह डायमंड नेकलेस। सुनकर उसका पति व्यग्रता के साथ खड़ा हो गया, कपड़े बदलते बदलते रुक गया। उसने पूछा, क्या तुम्हारा वो हार कहीं तुम्हारे ड्रेस की किसी सिलवट में, तुम्हारी ड्रेस में कहीं फंस गया हो या शॉल की तह में अटक गया हो? इतने में तो मैथिल उस हार को जगह जगह देख चुकी थी। बोली, नहीं, मैंने उस हार को इस ड्रेस की हर जेब में ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिला। तुम्हें यकीन है कि जब तुमने बॉलरूम छोड़ा तो वो नेकलेस तुम्हारे गले में था? हाँ, बंगले से निकलते समय मुझे उसके होने का एहसास था। मैंने हाथ लगाकर देखा भी था हार को। तो लेकिन अगर वह हार सड़क पर गिरता तो उसकी आवाज तो तुम्हें सुनाई देती। मुझे लगता है कि तुम्हारा वह हार बग्गी में गिर गया होगा। हो सकता है। क्या तुमने उस बग्गी का नंबर नोट किया था? नहीं तो क्या तुमने उस बग्गी को ध्यान से देखा था? नहीं। वे दोनों हक्के बक्के से एक दूसरे की सूरत देखे जा रहे थे। आखिरकार उसके पति लुई ने अपने कपड़े पहन लिए। उसने कहा, मैं उस पूरे रास्ते से पैदल जाता हूँ जहाँ से हम लोग आए थे, शायद हार मिल जाए। ये कहते हुए वह बाहर चला गया और मैथिल उसी बॉल ड्रेस में ही कुर्सी पर बैठी हुई इंतजार करती रही। पार्टी में जो उसने इतना एंजॉय किया था, सब अचानक वह भूल गई। बड़ी उदास और गमगीन सी वह कुर्सी पर बैठी रही। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह बिस्तर पर जाकर लेट ही जाती। सुबह के 7 बज रहे थे तब उसका पति लौट आया। उसे कुछ भी नहीं मिला था। वह पुलिस चौकी गया था और अखबार के दफ्तरों में गया था। उसने वहां गुमशुदा हार मिलने पर एक अच्छा सा इनाम देने का विज्ञापन दे दिया था। वह हर उस जगह जाकर आया था जहां उसे उसके हार मिलने की थोड़ी सी भी आशा थी। लुई उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले दिन भर ही उस हार की खोज में इधर उधर भटकता रहा। इधर घर में मैथिल इस भयावह आपदा के सामने सुध-बुध खोई हुई सी इंतजार करती रही। शाम को लुई लटका हुआ चेहरा लिए वापस आया। उसे हार नहीं मिला था। उसने कहा, तुम अपने दोस्त को एक पत्र लिखो कि तुम्हारे हाथ से उस हार का बक्कल टूट गया है, उसे ठीक करवाना होगा। इस तरह से हमें हार ढूंढने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। मैथिल ने अपने पति लुई के कहे अनुसार अपने दोस्त को एक पत्र लिख दिया। ऐसे एक सप्ताह बीत गया। अब उन्होंने हार मिलने की आशा छोड़ दी। लुई इस एक हफ्ते में ही अपनी उम्र से 5 साल अधिक बड़ा दिखाई देने लगा था। चिंता के कारण उसके चेहरा लटका हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमारे लिए उस हार की कीमत मालूम करना जरूरी है। अगले दिन वे उस जौहरी के पास गए जिसका नाम उस हार के सैटिन वाले ब्लैक बक्से पर लिखा हुआ था। उसने अपने बही खाते टटोले, फिर बोला, मैडम, उस हार को मैंने नहीं बेचा था, मैंने तो केवल वह बक्सा ही दिया था। उसके बाद वे लोग उस दुकान से बाहर आ गए। फिर अपनी याददाश्त के सहारे उसी प्रकार के हार की तलाश में लुई और मैथिल एक जौहरी से दूसरे जौहरी के पास जाते रहे। दोनों के ही दिमाग में दुख और खीज उत्पन्न हो गई थी। आखिर पैलेस रॉयल पर एक दुकान में उन्हें एक वैसा ही हार दिखाई दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। हार की कीमत 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन वह दुकानदार उन्हें 36,000 में दे सकता था। उन्होंने उस जौहरी से हीरे के हार को 3 दिन तक नहीं बेचने की गुजारिश की। उनकी बात जौहरी मान भी गया। उन्होंने जौहरी से एक शर्त और रखी कि वे हार ले लेंगे, लेकिन अगर फरवरी के अंत तक उन्हें उनका खोया हुआ हार मिल गया
तो वो इस हार को 34,000 फ्रैंक में उस जौहरी को वापस दे देंगे। लुई के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने उसके लिए विरासत के रूप में छोड़े थे। उसने सोचा कि बाकी रकम के लिए वह कर्जा ले लेगा। उसने कर्जा ले ही लिया। किसी मित्र से 1,000 फ्रैंक, दूसरे से 500, किसी और से 500, किसी से 300। लुई ने इन सभी लोगों को वचन पत्र लिख कर दिए, पूरे ना हो सकने वाले वादे किए, सूदखोरों और भिन्न भिन्न प्रकार के महाजनों के चक्कर लगाए। इस चक्कर में लुई का बचा हुआ समूचा जीवन दांव पर लग चुका था। जिंदगी बर्बाद कर देने वाले जोखिम भरे इकरारनामों पर भी लुई ने बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए। आने वाली विपत्तियों, भौतिक असुविधाओं और सभी प्रकार के मानसिक यातनाओं की संभावना से डरते हुए उसने जौहरी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक रख दिए और नया हीरो का हार खरीद लिया। जब मैथिल्ड ने मिसेस फॉरेस्टर को हार लौटाया तो फॉरेस्टर बड़ी नाराज थी। उसने सख्त लहजे में से डांटते हुए कहा, तुम्हें मेरा हार जल्दी लौटाना चाहिए था, मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन फॉरेस्टर ने उस बॉक्स को खोलकर देखा नहीं। मैथिल्ड ने भी उस हार का बक्सा खोलकर फॉरेस्टर को दिखाया नहीं, क्योंकि उसे डर था कि मिसेस फॉरेस्टर को अगर हार के बदलने की बात पता चल जाती तो पता नहीं वो क्या सोचती। हो सकता है कि वह मैथिल्ड को चोरी समझ लेती। मैथिल्ड घर आ गई। अब उसका जीवन स्तर वैसा भी नहीं रहा जैसा अब तक था। उसके घर में अब तक तो एक नौकर था सारे काम करने के लिए और उसे काफी आराम की जिंदगी मिलती थी। भले ही बाकी बाकी वैभव संपन्न चीजें नहीं थी उसके घर में, लेकिन पति उसके आराम का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन अब वह एक भयावह गरीब जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी। हालांकि उसने अपने इस स्टेटस को भी, अपनी इस भूमिका को भी बड़े साहस के साथ ही स्वीकार कर लिया था। आखिर गलती भी तो उसी की थी। कर्ज उन्हें किसी भी हालत में चुकाना जरूरी था और वह उस कर्जे को जरूर चुकाएगी। उसने अब नौकर को निकाल दिया, अपना 3 कमरों का अपार्टमेंट बदल दिया और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। उसे एहसास हुआ कि घर की साफ सफाई, देखभाल और रसोई घर के काम का क्या मतलब होता है। अब जाकर वो समझी। अब वह जूठे बर्तन अपने सुंदर हाथों से साफ करती, मैले कपड़े धोती और उन्हें सुखाती। सुबह सुबह कचरे का बैग लेकर नीचे गली में जाती, बीच बीच में रुककर सांस लेती। पहले ये सारे काम नौकर कर देता था। अब वह एक निम्न वर्गीय गृहिणी की तरह अपनी बाह में टोकरी लटकाए किराने का सामान, फल सब्जी, गोश्त वगैरह खरीदने जाती। दुकानदारों से सौदेबाजी करती, उनके हाथों अपमानित भी होती, पर एक एक पैसा बचाने की कोशिश करती। हर महीने कुछ न कुछ कर्जों को चुकाना पड़ता था और कुछ कर्जों का नवीनीकरण भी करवाना पड़ता, समय और मांगना पड़ता। उसके पति ने भी शाम के समय व्यापारियों के खातों की नकल करने का काम शुरू कर दिया था। वह घर पर भी देर से आता और आने के बाद भी देर रात तक काम करते रहता। उसे एक पेज की नकल के 5 सूस मिलते। इस तरह का जिंदगी का क्रम उनका 10 वर्षों तक चला। 10 वर्षों में उन्होंने सारा कर्जा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चुका दिया। लेकिन इसके बदले में अब श्रीमती लुइसेल यानी कि मैथिल्ड बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। वो एक निर्धन घर परिवार वाली स्त्री बन चुकी थी। अब वह पहले वाली नजाकत वाली खूबसूरत स्त्री नहीं रह गई थी, बल्कि एक मजबूत, कठोर, रूखी, बिखरे बालों, तिरछे स्कर्ट और लाल हाथों से काम करने वाली स्त्री बन गई थी। घर में पोछा लगाते हुए वो ऊंची आवाज में बात करने लगी थी, जबकि पहले वह बड़े नाजुक अंदाज में बात किया करती थी। कभी कभी दिन में जब उसका पति ऑफिस में होता तो वो अपने इकलौते कमरे में खिड़की के पास बैठ जाती और बहुत पहले की उस शाम को, उस बॉल डांस के उन पलों को याद करती। वह कितनी सुंदर, कितनी उत्साहित और कितनी आनंददायी शाम थी। अगर वह उस हार को नहीं खोती तो क्या होता? कौन जानता है जीवन कितना विलक्षण, जीवन कितना सुंदर होता। लेकिन जीवन विलक्षण है, परिवर्तनशील है। जिंदगी तबाह हो जाने के लिए या जिंदगी अच्छी हो जाने के लिए एक छोटा सा काम या छोटी सी वस्तु ही काफी होती है। एक रविवार जब वह सप्ताह भर के घरेलू कामों की व्यस्तता के बाद तरोताजा होने के लिए टहलती हुई चैम्स एलिसिस गई तो वहां अचानक उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वो एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए घूम रही थी। उसे लगा कि वह स्त्री को पहचानती है, तो उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो उसकी सहेली मिसेस फॉरेस्टियर थी।
अब भी युवा और अब भी सुंदर लग रही थी। उतनी आकर्षक लग रही थी जितनी पहले दिखती थी। अपने आप पर एक नजर डाली और उसका मन विषाद से भर गया। उसने एक बार सोचा कि बढ़कर अपनी सहेली से बात करे, लेकिन उसके मन में विचार आया कि वो जिस स्थिति में है, क्या उसे अपनी सहेली से बात करनी चाहिए। उसका मन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब जब मैंने उसका हार भी लौटा दिया है, हीरो का हार, आज तो वह उसे सब कुछ बताकर रहेगी। क्यों नहीं बताए, ये सोचते हुए वह उसके पास पहुंची और उससे बोली, गुड मॉर्निंग जीन। उसकी सहेली मिसेस जीन फॉरेस्टियर एक साधारण सी दिखने वाली महिला के ऐसे आत्मीय संबोधन से चकित हो गई। उसने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। बोली, अरे लेकिन मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाई। शायद मैं आपको जानती नहीं हूँ। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। जीन, मैं मैथिल मैं मैथिल लुइसल हूँ। उसके दोस्त ने हैरानी से कहा, ओह मेरी प्यारी मैथिल, तुम तुम कितनी बदल गई हो। हाँ जीन, जब मैं तुम्हें हार लौटाने आई थी, उसके बाद मेरे दिन काफी कठिनाई में बीते हैं। बहुत ही मनहूस दिन था वो, जिस दिन मैंने तुमसे वो हार लिया था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? भला वो कैसे? उसकी सहेली हैरान रह गई। तुम्हें वो हीरो का हार याद है जो तुमने मुझे उस दिन बॉल डांस पार्टी पर पहनने के लिए दिया था? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। वो हार तो मेरा बड़ा फेवरेट है। वो हार मुझसे खो गया था। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने तो मुझे वो लौटा दिया था। मैंने तुम्हें वैसा ही हार कर्जे की रकम से खरीद कर लौटाया था, और कर्जा चुकाने के लिए हमें 10 साल का समय लग गया जीन। तुम समझ सकती हो, ये सब हमारे लिए आसान नहीं था। हमारे लिए जिनके पास अपना खास कुछ भी नहीं था। आखिरकार सारा कर्जा चुकता हो गया है और अब मैं खुश हूँ। मैथिल की बात सुनकर मैडम फॉरेस्टियर चलते चलते रुक गई। उसने कहा, तुम कह रही हो कि तुमने मेरे उस हार के बदले एक हीरो का हार खरीदा था? हाँ, उस समय तुम्हारा इस पर ध्यान नहीं गया। दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे। ये कहकर मैथिल बड़ी खुशी से और गर्व से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में उसका भोलापन भी छुपा हुआ था। मैडम फॉरेस्टियर मैथिल की बात सुनकर भीतर तक हिल गई। जीन फॉरेस्टियर ने मैथिल लुइस के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, ओह मेरी भोली भाली मैथिल, मेरा वह हार नकली था मैथिल। उसकी कीमत अधिक से अधिक 500 फ्रैंक थी। क्या? तो देखा आपने कैसे झूठी चमक दमक, झूठी शान बान, झूठा आडंबर दिखाने के चक्कर में उस गर्वीली घमंडी युवती ने कैसे अपने पति का जीना हराम कर दिया और अपनी जिंदगी और पति की जिंदगी के अनमोल 10 सुनहरे वर्ष खाक कर दिए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी द डायमंड नेकलेस, जिसे लिखा था फ्रांसीसी लेखक मोपासा ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बड़ी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा।